नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। डेली बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। उसी क्रम में उसी संदर्भ में हमारे पास एक घटना निकल कर आ रही है जिसे कहा जा रहा है कि गुजारा भत्ता के रिलेटेड बातें कही जा रही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के अधिकारों को किया है रेखांकित, यानी उस पर बात करने का प्रयास किया है, उस पर आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उस पर एक तरीके से बात करने का प्रयास किया है दोस्तों। आइए इसके बारे में क्या कहा गया है इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या न्याय है, सुप्रीम कोर्ट के क्या शब्द हैं, क्या बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर चर्चा करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों चर्चा में क्यों है, पहले इसको पढ़ते हैं कि नॉट अ चैरिटी, सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन होम मेकर्स फाइनेंशियल राइट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स के फाइनेंशियल राइट के बारे में बात की है। कहा है कि जॉइंट बैंक अकाउंट एटीएम्स आर नेसेसरी, यानी कि अब महिलाओं के साथ आपको जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपको एटीएम भी एक तरीके से करने का प्रावधान किया जाएगा, एटीएम भी देने का प्रावधान, एटीएम भी दिया जाएगा एक तरीके से दोस्तों। यानी कि यह चैरिटी नहीं है बल्कि एक महिलाओं का अधिकार है कि जो भी पति है वो अपने साथ एक महिला, अपनी जो पत्नी है उसका जॉइंट अकाउंट खुलवाने का काम करेगी और उसको एक एटीएम भी देने का काम करेगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। और इसे एक चैरिटी की तरह नहीं बल्कि एक इसे राइट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने बात करने की बात कहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के वित्तीय अधिकारों की वकालत की है और कहा है कि उन्हें संयुक्त बैंक खाते और एटीएम कार्ड तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के वित्तीय अधिकारों की वकालत करते हुए कहा है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हुए कहा है कि उन्हें संयुक्त बैंक खाते और एटीएम कार्ड तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, दावा किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है दोस्तों। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने की है दोस्तों। मामला क्या था पहले उसके बारे में जानते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की थी दोस्तों। क्या था इस याचिका में, क्या कहा गया था, यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति था जो अपनी तलाकशुदा पत्नी को एक तरीके से भरण पोषण अंतरिम तौर पे जो भरण पोषण का जो एक तरीके से मुआवजा दिया जाता है दोस्तों, मुआवजे के रूप में दिया जाता है, उसे उसके खिलाफ इन्होंने याचिका दायर करने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों, पहले आइए उस पर एक नज़र डालते हैं, उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था महिलाएं बिना किसी बदले की उम्मीद के परिवार के कल्याण के लिए दिन भर कार्य करती है दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। भारतीय विवाहित पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, विवाहित पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, यानी एक तरीके से उसको उल्लंघन करने का काम नहीं किया जाना चाहिए, उसे अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होता है दोस्तों। आइए इस पर आगे क्या कहा, इस पर एक नज़र डालते हैं। न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली उस व्यक्ति की याचिका पर विचार किया है। न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश की चुनौती देने वाली, यानी कि उस व्यक्ति को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भरण पोषण का एक तरीके से फैसला सुनाने का काम किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे चैलेंज करने का काम किया दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन को चैलेंज करने का काम किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन अब उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बात कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या बातें कही गई दोस्तों, इसमें जानते हैं। विचार क्या है न्यायालय ने कहा है, जिसमें भरण पोषण आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था दोस्तों, यानी कि वो लोग मना कर दिया था एक तरीके से, आदमी उसकी दंपति उस पुरुष द्वारा मना कर दिया गया था। उस पर क्या कहा है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम 1986 है धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरीके से अगर भरण पोषण का प्रावधान नहीं है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ इस पर लागू नहीं होगा दोस्तों। यह अधिकार धार्मिक सीमाओं से परे है, यानी धार्मिक सीमाओं से भी ऊपर है, ये सभी पर लागू होगा, इक्वली लागू होगा दोस्तों। ये सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और यानी कि एक तरीके से जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करने का काम किया दोस्तों। भरण पोषण कोई दान नहीं है ऐसा कहा गया, बल्कि यह सभी विवाहित महिलाओं का एक तरीके से अधिकार है दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, आइए इस पर एक नज़र डालने का काम करते हैं। एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, ऐसा नियम है, ऐसा कानून है दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग पर कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है? यह पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है दोस्तों। यह एक कानूनी प्रावधान है, एक लीगल स्टेटस है। ये कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने जीवन साथी या बच्चों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है दोस्तों। उस स्थिति में देखिए कहाँ कहा गया, ये कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने जीवन साथी या बच्चों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है उस स्थिति में जब वे स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी कि वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा रही हो दोस्तों, तो उसको खर्चे के रूप में, मुआवजे के रूप में, भरण पोषण के रूप में एक दायित्व बनता है। दंपति में से जो पुरुष है उनका दायित्व बनता है कि उन्हें देने का काम करेंगे। भरण पोषण का दावा भरण पोषण का दावा पत्नी, बच्चे और माता पिता भी कर सकते हैं दोस्तों। भरण पोषण का दावा पत्नी, बच्चे और माता पिता भी कर सकते हैं, यानी माता पिता द्वारा भी किया जा सकता है। 3 मामलों में पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है दोस्तों, यानी कि ये 3 मामलों को अगर देखा जाए तो पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है यदि वह व्यभिचार में रह रही हो, यानी कि एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि उसका शादी यानी एडल्ट्री उस यहाँ इसका सेंस यहाँ है दोस्तों, ये है कि अगर एक दंपति है, एक वैवाहिक जीवन जी रही है महिला और उसका अफेयर किसी दूसरे पुरुष से हो जाता है, तो वैसे स्थिति में जो अगर अलग रहता है, वैसी घटनाएं घटती है और उस बेसिस पे जो डाइवोर्स होता है, तो उस पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि उस पर लागू नहीं होगा दोस्तों ये सीआरपीसी 125 की धारा। दूसरा कार्य क्या बताता है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यानी कि बिना बेवजह अगर वो रहने से इनकार करती हो तो भी उस पर सीआरपीसी धारा 125 उस पर लागू नहीं होता दोस्तों। वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हो तो भी सीआरपीसी की धारा 125 लागू नहीं होता दोस्तों। आइए एक नज़र डालते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस केस बना है, साहो बानो नाम का एक बहुत फेमस केस बना है दोस्तों, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो महिलाओं के पक्ष में दिया गया था दोस्तों। अब इस पर चर्चा करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं। 1985 में एक शाहबानो मामला आया था, एक शाहबानो केस आया था दोस्तों। यह मामला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का था। इसमें बानो ने शाहबानो ने अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था दोस्तों। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। जिला न्यायालय में शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के प्रसिद्ध फैसले के साथ समाप्त होने का काम किया दोस्तों। इस मामले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि मुस्लिम महिलाओं भी गुजारा भत्ता पाने का हकदार है दोस्तों। ये केस इतना फेमस इसलिए हुआ था, आपको जानकर लग रहा होगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या इसके पहले कोई कानून नहीं था क्या, ये तो बहुत साधारण सी चीज़ है। लेकिन एक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है दोस्तों, एक होता है जो केंद्रीय सरकार के जो कानून होता है वो सभी पे लागू होता है, एक होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। हर एक धर्म का अपना अपना नियम है, अपने अपने कानून है दोस्तों। तो जैसे एक सरिया, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ को हम सरिया के नाम से जानते हैं, तो सरिया में महिलाओं को रिलेटेड ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो इसी की बेसिस पे उसने चैलेंज करने का काम किया था, जिसपे या चैलेंज करने का काम किया था इसका जो पति था मोहम्मद अहमद खान ने, इसी के बेसिस पे चैलेंज करने का काम किया था। और इसी वजह से यह केस इतना फेमस हो गया था दोस्तों कि पहली बार 1985 में किसी मुस्लिम महिला ने सरिया में जिसके लेकर कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, उसको पलटने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए यह फैसला इतना हिस्टोरिकल तौर पे देखा जाता है, एक तरीके से आधार बनाने का काम किया जाता है, इससे हर कोई डिस्कस करने का काम करता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी दोस्तों, एक प्रोडक्टिव जानकारी मिली होगी। आप सभी लोग आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के अगर आप करंट अफेयर्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नियमित तौर पे आपको हाल फिलहाल की घटनाओं की जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।